हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं, पेड़ पौधे, पशु, पानी, पत्थर, बादल, बूंद, रेत का एक कण भी, हर चीज पदार्थ है। अब ये पदार्थ क्या होते हैं? ये पदार्थ आपको दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि इनका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, कुछ न कुछ मास होता है, और ये कुछ न कुछ स्पेस ले रहे हैं या कहीं ना कहीं रखे हुए। छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, किसी भी तरीके के हैं, किसी भी रंग के हैं, लेकिन इनमें क्या है? द्रव्यमान है। कुछ उनमें मास यानी इंग्लिश में उसे मास कहते हैं द्रव्यमान को, और स्थान यानी कि वो कोई ना कोई स्थान घेर रहे हैं, इसीलिए तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं अपने आसपास। देखिए, प्राचीन काल में ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। पहले काल में हमारे जो दार्शनिक थे वो क्या बताते थे कि 5 मूल तत्व होते हैं पदार्थ के, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व कौन कौन से? वायु, अग्नि और पृथ्वी, जल और आकाश। हाँ, इन 5 तत्वों से ही बताया जाता है कि हर चीज, सभी वस्तुएं इन्हीं 5 तत्वों से बनी हैं, चाहे वो सजीव हो और चाहे निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार से वर्गीकृत किया था। ठीक है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है। भौतिक यानी कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, वो दिखते कैसे, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये सब कैसी है। और रासायनिक यानी कि अंदर से उनकी प्रकृति कैसी है। ठीक है, उनके रासायनिक गुण क्या है। ठीक, इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान, इस वाले पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? उनके भौतिक गुणों के बारे में। किसके भौतिक गुण? पदार्थ के। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप, अब हम ये जानेंगे कि उनका जो स्वरूप, जो वो हमें दिख रहे हैं, जैसे भी दिख रहे हैं, लंबे, चौड़े, बड़े, छोटे, जैसे भी दिख रहे हैं, वो ऐसे कैसे हैं, वो ऐसे कैसे बने हुए हैं। चाहे बहुत छोटा कण हो, माइक्रोस्कोप से भी हमें न दिखता हो वो, या बहुत बड़ा जैसे वेल है, हाथी है, या बहुत बड़े पेड़, पहाड़, ये सारे पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलके बड़े हुए होते हैं। कण जिनमें जितने ज्यादा होते हैं वो उस हिसाब से छोटे बड़े हो जाते हैं। तो इस विचारधारा के अनुसार पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। ठीक, एक विचारधारा ये है कि पदार्थ जो होता है वो लकड़ी के टुकड़े की तरह, उसमें सतत जो है ऐसे ऐसे लेयर्स बनी है, लकड़ी के टुकड़े की तरह है पदार्थ। ऐसा बताया वैज्ञानिकों ने। और एक अन्य विचारधारा क्या थी कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर, जैसे रेत के कण होते हैं ना गोल गोल से, छोटे छोटे से, वैसे कणों से मिलकर बना हुआ है पदार्थ। तो ये 2 तरह की विचारधाराएं थी। एक 100 ml का बीकर लें, इस बीकर में जल से आधा भर दें, जल के स्तर पर निशान लगा लें, दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। ठीक है, जल के स्तर में आए बदलाव देख लें। जैसे कोई बीकर है और उसमें हम ये एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, उसमें हम नमक या चम्मच में करके नमक या चीनी डाल दें, फिर क्या होगा? क्या उसका वाटर का लेवल बढ़ेगा? नमक और चीनी तो गायब हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं। अब इसी में आप पत्थर का टुकड़ा कोई डाल दीजिए तो वाटर का लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए, जो जल है, जल के जो अणु होते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी जगह होती है, थोड़ा थोड़ा स्पेस है। उसी स्पेस के बीच में जो शर्करा है या जो नमक है, उसके अणु एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जब ये यहाँ स्पेस है, इसी के बीच में एडजस्ट हो गए तो जल का लेवल नहीं बढ़ता। अब यहाँ पर दूसरा क्या है? पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। दूसरा भौतिक गुण हम ये पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो कितने छोटे हो सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ एक एक्सपेरिमेंट दिया है। एक बीकर में 100 ml ले लिया है पानी। अब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसके क्रिस्टल कलरफुल होते हैं। 1 या 2 ही क्रिस्टल, हमने यहाँ 2 या 3 ही क्रिस्टल लिए हैं। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकाल लीजिए। जब इसमें आप पानी में डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट तो ये पूरा पर्पल कलर का हो जाएगा। अब इसमें से आप 10 ml निकाल लीजिए और उसमें फिर 90 ml मिला के 100 ml पूरा कर लीजिए, तो उसका भी कलर पर्पल होगा। ऐसे ही इन्होंने 3-4 बार ये क्रिया दोहराई और पर्पल कलर मिलता रहा। लेकिन ये है कि जब शुरू में हमने घोला था तो वो बहुत डार्क कलर था, लास्ट में लाइट हो गया। लेकिन जब तक पर्पल कलर दिख रहा है, इसका मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट उस विलयन में है ना। इसका मतलब है कि जो पदार्थ होते हैं उनके कण बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। ठीक है,
ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टल से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे विभाजित नहीं किया सकते, मतलब कोई ना कोई स्थिति तो ऐसी आएगी जब ये पानी बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। बिल्कुल कलरलेस होने का मतलब कलर किससे आया? पोटेशियम परमैंगनेट से। और कलरलेस होने का मतलब ये है कि पोटेशियम परमैंगनेट अब उस पानी में नहीं है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अच्छा देखिए, रिक्त स्थान कैसे? जैसे आप वायु है, वायु भी पदार्थ है। क्यों? वायु में आप देख नहीं सकते तो क्या हुआ, लेकिन आप कोई बलून लीजिए, बलून में आप जैसे जैसे हवा भरते जाएंगे बलून का शेप बढ़ता जाएगा, यानी कि वो स्थान घेर रहा है। अब वो स्थान घेर रहा है, इसका मतलब है कि वो भी एक वायु भी एक पदार्थ है ना। अच्छा, तो अब या तो कोई भी, अब हम वायु का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि वायु में आप अपना हाथ हिलाइए तो कितनी आसानी से देखिए हाथ हिलता है ना। अब जल में हिलाइए, जल में अगर कोई जल एक बाल्टी पानी भर लीजिए, उसमें गोल गोल हाथ घुमाइए, घूम जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन घूम जाएगा। अब इस बुक के अंदर हाथ डाल सकते हैं आप? नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ठोस है। तो ऐसे ही ये बताया जा रहा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, लेकिन अलग अलग पदार्थ के बीच के कणों के बीच में अलग अलग मात्रा में स्थान होता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए इस वाले एक्सपेरिमेंट में। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान के बीच में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा, इसके लिए हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे आप कमरे में स्प्रे करिए, हाँ, परफ्यूम छिड़किए या अगरबत्ती जलाइए, तो आप एक कोने में अगरबत्ती जल रही है लेकिन पूरे घर में उसकी महक महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब एक जगह पर अगरबत्ती की जल रही है तो वो गैस जो है धीरे धीरे उसके कण जो है पूरी जगह फैलते जा रहे हैं, यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो गतिशील होते हैं। अच्छा, पानी ले लीजिए, पानी एक जगह पर आप उड़ेल दीजिए तो क्या वो वहीं पर रहेगा? नहीं, धीरे धीरे बहते 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 जहां तक वो पहुंच सकता है वहां तक जाएगा। तो ये इसका मतलब है कि पदार्थ के कण जो होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा देखिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। जिसमें गतिज ऊर्जा होगी वही तो गति करेगा। ठीक है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जो कण होते हैं किसी भी पदार्थ के, उसको जब हम तापमान उसका जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं उसको और ऊर्जा मिलती जाती है। ठीक है। और ऊर्जा मिलने से वो गतिशील होते जाते हैं, ज्यादा 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 ज्यादा। जैसे कोई बच्चा है, अब आपने उसको 2 रुपए ही दिए हैं तो वो घर के आसपास कहीं से लाके टॉफी खा लेगा। 10 रुपए दे दिए तो थोड़ा चौराहे तक चला जाएगा, और बहुत ज्यादा पैसे दे दिए तो वो बहुत दूर तक जा सकता है कहीं भी। वैसे ही ये है कण, इनकी भी वही हालत है कि गतिज ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तापमान जैसे जैसे बढ़ता जाता है, गतिज ऊर्जा भी बढ़ती ही जाती है। अब देखते हैं, उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। विसरण क्या होता है? विसरण होता है, जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि एक बीकर है, उसमें आपने एक बूंद नीली स्याही डाली। ठीक। अब बीकर लिया, उसमें एक बूंद स्याही डाली तो स्याही कहीं यहाँ पर कहीं बूंद गिरेगी, लेकिन वो पूरा पानी आपको ब्लू कलर का दिखने लगेगा, या जिस कलर की स्याही आपने डाली है वो दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि स्याही के कलर पूरे स्याही के जो अणु हैं, जो कण हैं, वो पूरे पानी में फैल गए। इसी को विसरण कहते हैं। कणों का गतिमान होने के कारण यहाँ वहां फैलना, एक दूसरे में मिलना, दूसरे पदार्थ में मिलना, यही विसरण कहलाता है। ठीक है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। अब जैसे हमने बताया कि गर्म जितना आप ज्यादा ऊष्मा देते जाएंगे उतनी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो विसरण भी तेज हो जाएगा, है ना।
पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आकर्षित करते हैं तभी तो वो एक दूसरे के साथ रहते हैं किसी पदार्थ। अगर पदार्थ का एक कण दूसरे कण से आकर्षित नहीं होगा, जुड़ा नहीं होगा, तो पदार्थ हमें दिखाई कैसे देगा? एक कण इधर चला जाएगा, एक कण उधर चला जाएगा, तो क्या पदार्थ हमको दिखाई देगा? नहीं। अच्छा, लेकिन ये जो आकर्षण है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। ठीक, जैसे ठोस है, उसके वो हमें ठोस जो है एक निश्चित आकार का दिखता है, यानी उसके जो कणों के बीच में है आकर्षण ज्यादा होता है। आगे पढ़ते हैं। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े? अब क्या होगा कि जो पदार्थ है उनके बीच एक बल कार्य कर रहा है, इसकी वजह से ये बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था इसके पहले कि एक कील का टुकड़ा लिया, कील लिया, चौक लिया और रबड़ बैंड लिया। तो कील क्या है, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब भी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। चौक है, हल्का सा आप प्रेशर लगाओगे वो टूट जाएगी, और रबड़ बैंड खींच के छोड़ोगे तो वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। इसका मतलब है कि चौक के कणों में आकर्षण बल कम था, किससे? लोहे की कील की अपेक्षा, और रबड़ में भी थोड़ा सा मजबूत था चौक की अपेक्षा, लेकिन कील से थोड़ा कम। ठीक, तो वही ये कह रहे हैं, इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। अगली टॉपिक, पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? साइंस में पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं, लेकिन हमें 3 ही पढ़नी है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं, और वो विशेषताएं क्या होती हैं वो हम पढ़ेंगे। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ठोस। ठोस जैसे कि किताब, सुई, लकड़ी की छड़, पेन, है ना, और भी बहुत सारे ठोस के उदाहरण हो सकते हैं। तो इन सब में क्या होता है, जितने भी ठोस आप देखते हैं उसमें आप क्या पाते हैं कि उनकी सभी की एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड्यता होती है। संपीड्यता नहीं, उनको प्रेशर यानी दबाव पाने की क्षमता, दबाने पे उनका आकार बदलने की। जैसे अब ये पेंसिल है, आप इस पे कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, बहुत दबा लीजिए, टूट जाएगी, लेकिन इसका आकार नहीं बदलेगा, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जो ठोस होते हैं उनके अंदर उनका एक निश्चित आकार होता है। जितने भी ठोस होते हैं उनको आप देखिए, सबका एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमा होती है, स्थिर आयतन, क्योंकि आकार जो है निश्चित है इसलिए उनके द्वारा घेरा गया स्थान भी निश्चित होगा, इसलिए आयतन भी निश्चित होता है। और बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन उनका आकार नहीं बदलता, झुकेगा नहीं साला, है ना, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। रबड़ बैंड को क्या माना जाए? अब रबड़ बैंड के तो आकार बदल जाता है आपके हिसाब से, लेकिन अब रबड़ बैंड में क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप बदलती है, पर छोड़ देने पे वो वापस अपनी शेप में आ जाता है, यानी कि वो पहले जैसा ही हो जाता है, उसका परमानेंट आप शेप नहीं बदल पा रहे हैं, है ना। ऐसे ही यहाँ पर उदाहरण दिया है कि विभिन्न आकार के बर्तन में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। और स्पंज क्या है? ये ठोस है लेकिन फिर भी इस पे संपीडन संभव है। मैंने बताया ना, संपीडन नहीं हो सकता, उनको दबाने पे, उनको प्रेस करने पे उनकी आकृति नहीं बदलती। तो उसका यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है, बाह्य बल लगाने जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर टूट जाता है। अब जैसे चीनी है या नमक है, उसको कहीं भी रखिए, किसी भी कंटेनर में, आप उसका एक अणु निकाल के देखिए, एक कण, उसका शेप बदलता है क्या? उसका शेप नहीं बदलता है। ऐसे स्पंज है, स्पंज को आप दबाते हैं तो उसमें जो छोटे छोटे से होल है उनमें से हवा निकल जाती है तो वो पिचक जाता है। जैसे ही आप छोड़ेंगे फिर वो उसमें हवा बढ़ जाएगी, वो अपने आकार में पुनः आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के क्या क्या गुण हैं? द्रव अवस्था में आप देखिए, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए ये उसी का आकार ले लेते हैं, यानी इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ठीक है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन, यानी कि अगर आप 1 लीटर लेके आए हैं तो चाहे उसे आप 1 लीटर, अगर आप कोई भी चीज लेके आए हैं, तेल या दूध या कुछ भी है, अगर आप उसे कंटेनर में, किसी भी कंटेनर, कटोरी में, ग्लास में, डिब्बे में, किसी भी चीज में, बॉटल में, किसी भी चीज में रखेंगे, वो रहेगा 1000 ml ही, लेकिन उसका
आकार नहीं, सेम उसका आकार उसी हिसाब से रहेगा जिस हिसाब से आपने कंटेनर लिया है, पर उसका आयतन निश्चित रहेगा। यानी अगर 1000 ml है तो वो 1000 ml ही रहेगा। ठीक है, जिस बर्तन में उन्हें रखा जाएगा उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं होते, तरल होते हैं। ठीक, जैसे ठोस क्या होते थे, दृढ़ होते थे। अब जो द्रव है उसको अगर आप किसी पॉइंट पे अगर उड़ेल दीजिए तो वो बह जाएंगी, उनमें बहाव का गुण होता है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। जल में घुली हुई गैस जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब जल में घुलती है। यही सब तो जंतुओं और पेड़ पौधों को मिलती है जो जल में रहते हैं, घुली हुई ऑक्सीजन। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, है ना, द्रव में ठोस और द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। जो द्रव है उसके अंदर ठोस भी ठोस का भी हो सकता है, जैसे नमक है या चीनी है, ये ठोस ही तो है, इसका मिश्रण भी हो जाता है। गैस का भी हो जाता है, जैसे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब घुली है जल में, दोनों का मिश्रण जल में संभव है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान अधिक होता है। जैसे ठोस में एकदम पास पास चिपके रहते हैं सारे कण, वैसे द्रव में थोड़ा थोड़ा दूर रहते हैं और इसके बीच में यही स्पेस होता है, इसी के बीच में दूसरे पदार्थ के कण आकर एडजस्ट हो जाते हैं, उनका मिश्रण हो पाता है। गैसीय अवस्था, आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस के एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारों में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। देखिए, जो गैस होता है उसके जो कण होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए हम हवा में हाथ हिला सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच में जगह है, उसी से दूसरे पदार्थ एडजस्ट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, है ना। अब ठोस और द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है। अब ठोस और गैस में तो संपीड्यता नहीं थी, आपने पढ़ा, लेकिन गैस में होती है। जैसे एलपीजी आपके घर में आता है ना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, या अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीडित गैस भरी रहती है। सीएनजी जो आजकल संपीडित प्राकृतिक गैस भरी होती है ना, तो ये सब क्या है, ये गैस है जिसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके एक सिलेंडर में भर दिया जाता है और अपनी जरूरत के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। इसका मतलब गैस में ना ही उसका आकार निश्चित होता है, ना ही उसका कोई शेप हमको दिखाई देता है, हाँ, आयतन भी नहीं घेरती, लेकिन वो संपीड्यता इसकी बहुत ज्यादा होती है। संपीड्यता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीडित किया जा सकता है और आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान जाते हैं कि क्या पक रहा है, तो गैस की वजह से। कैसे? रसोई में कुछ पक रहा है, ठीक है, अब यहाँ से उसके कण निकलते हैं और बहुत ज्यादा मिश्रण होने के कारण बाहर मेन गेट पर हम आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, आज घर में छोले बने हैं या राजमा बना है या कुछ भी अच्छा बना है ना। वो इसी वजह से, क्योंकि गैस के कणों में विसरण बहुत ज्यादा होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण कण आपस में तथा बर्तन की दीवारों पर टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र लगे बल के कारण गैस का दबाव बना रहता है। गैस के कण जिस बर्तन में रहते हैं उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं और दीवारों पर भी प्रेशर बनाते रहते हैं। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? जल की 3 अवस्थाएं आपने देखी होगी, एक ठोस, एक द्रव और एक गैस, है ना। ठोस यानी कि बर्फ, द्रव यानी कि पानी, और जल यानी कि वाष्प यानी कि गैस, है ना। इसका मतलब है कि जो पदार्थ है वो अपनी अवस्थाएं
बदलते हैं। अब क्यों बदलते हैं अपनी अवस्थाएं, किन कंडीशंस में बदलते हैं, ये जानेंगे। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है, अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब जानेंगे। तापमान परिवर्तन का प्रभाव, अगर हम कोई पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ जल का ही उदाहरण ले लें, उसको अगर किसी कंटेनर में लेके उसको हीट देना शुरू करें, उसका तापमान बदलना शुरू करें, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर किसी भी पदार्थ को ऊष्मा देंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपनी नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठीक है, जैसे ही कणों को ऊष्मा आप देते जाएंगे, बहुत एनर्जी देते जाएंगे, तो वो क्या होगा, पहले तो यहीं पे हिल रहा था। जैसे ठंड है, ठंड में क्या होता है, हमारी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठंडी लगती है, तो हम एक ही जगह पे कांपते रहते हैं, बहुत ठंडे, अपनी रजाई में घुसे रहो, बाहर नहीं आना। धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी, थोड़ा मौसम बदलता है, गर्मी आती है, तो हम बाहर निकलने लगते हैं, कमरे में घूमने फिरने लगते हैं, चौराहे तक जाने लगते हैं। और फिर जब एकदम से गर्मी आती है तो हम एकदम फ्री हो जाते हैं, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। वैसे ही इसमें क्या है कि जब कणों में बहुत ज्यादा ऊर्जा आ जाती है, बहुत ज्यादा ऊष्मा देने पे उनको बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा उनकी आ जाती है, तब एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव हो जाता है। जैसे आइस है, आइस को आप गर्म करते जाइए तो वो थोड़ी देर में मेल्ट हो जाता है, पिघलकर पानी बन जाता है। जिस न्यूनतम, ये याद रखिएगा, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसको कहते हैं गलन अंक। ठीक, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है, यानी उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, कितनी ज्यादा बॉन्डिंग है, ये पता चलेगा इस गलनांक से, इस नंबर से। कितने टेम्परेचर पर जाके दोस्ती खत्म। बर्फ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन है। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। ठीक, ये नाम है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहाँ जाती है। जैसे आप बर्फ ले रहे हैं, जब आप बर्फ को गर्म करते हैं तो जब वो गलने लगता है तो उसका टेम्परेचर नहीं, ऐसा नहीं होता कि बर्फ जो पानी हमको गल के मिला है वो गर्म हो जाता है, नहीं, वो ठंडा ही रहता है। तो इसका मतलब जो हमने हीट दी बर्फ को, वो कहाँ गई, पानी गर्म होना चाहिए ना जब हम हीट दे रहे हैं, वो उसको गलाने में, उसकी जो बॉन्डिंग है, ठोस के जो कण है उसके बीच में जो बॉन्डिंग है उसको कमजोर करने में, उसको तोड़ने में, उसको द्रव अवस्था में बदलने में खर्च हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। ये माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी हुई है। ऐसा मान लेते हैं कि जितनी हमने ऊष्मा दी वो इस बर्फ ने ले ली, अब इसी में छुप गई है, इसलिए इसको कौन सी ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। यहाँ गुप्त ऊष्मा का अभिप्राय छुपी से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को इसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रक्षुब्ध ऊष्मा कहते हैं, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक, अर्थात 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊर्जा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी गुप्त ऊष्मा, जो कि बर्फ के कणों को गलाने में व्यय हो गई। अच्छा, अब हम बर्फ को लगातार ऊष्मा देते जा रहे हैं, वो जल में बदल गया, फिर भी ऊष्मा देते जा रहे हैं, तो क्या होगा, तो जो जल के कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और लगातार अगर ऊष्मा बढ़ती जा रही है तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो वाष्पित होकर अपनी सतह ही छोड़ के चले जाएंगे। तो वही यहाँ बताया गया है, जब हम जल में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि जलवाष्प बनना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगे उसे क्या कहते हैं,
क्वथनांक, ये उबलने लगे उस पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं। और यहाँ वाष्पन बहुत पहले से ही शुरू हो गया है, तो ये वाष्पन अलग है, क्वथन अलग है, ठीक है। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के सभी कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए ये तापमान कितना है, 100 डिग्री या 373 केल्विन। अच्छा, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया। कैसे? 373 केल्विन या 100 डिग्री तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। ठीक, अब यहाँ पर ये दिया है कि ठोस अवस्था से जब ऊष्मा पाता है तो द्रव अवस्था में बदल जाता है, और द्रव से जब हम उसको हीट देते हैं तो वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। और इसी का उल्टा होता है जब हम उसको ठंडा करते हैं। गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव बन जाएगी, और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस बन जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था बदल सकते हैं। ठीक, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें सीधा ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं, द्रव अवस्था आती ही नहीं है। जैसे आपने कपूर की गोलियां देखी होंगी ना, घर में रखे रहो, थोड़े दिन बाद वो गायब हो जाती हैं, तो वो सीधा ठोस से जो है गैस में बदल जाती हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव, द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सीधा अब द्रव में ना बदल के सीधा जो ठोस से गैस बनते हैं, उनको हम, उस अभिक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया क्या होती है, ठोस से सीधा गैस में बदलना। गैस से सीधे ठोस बदलने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अब इसकी उलट को हम कहते हैं निक्षेपण। दाब परिवर्तन का प्रभाव, अभी हमने ताप परिवर्तन का प्रभाव देखा। अब दाब के परिवर्तन यानी कि दाब को बढ़ा देने पर, ये एक पिस्टन है, इसमें गैस बढ़ी है, इसके भरी हुई है, इसको प्रेशराइज करते जाएंगे तो गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर आएगा, है ना। दबाएंगे तो कणों के बीच की दूरी में अंतर आएगा ही। अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने पर संपीड़न करने पर क्या होगा? क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो जाती है? बिल्कुल होती है। जब दाब बढ़ाते हैं तो कण पास पास आ जाते हैं, पास आ जाएंगे तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक बदल गई ना। अब गैस में दूर दूर हैं, पास आएंगे तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे तो गैस से क्या बन जाएंगे? द्रव बन जाएंगे। ऐसे ही एक उदाहरण है CO2 गैस होती है, लेकिन जब उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो ठोस के रूप में आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, है ना। शुष्क बर्फ का उदाहरण होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई आइस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। यहाँ पर आपने एक ट्रायंगल देखा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? ठोस देख रहे हैं, द्रव देख रहे हैं और गैस देख रहे हैं। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? संगलन, यानी ठोस से द्रव गल के बनेगा ना, इसलिए संगलन। अब द्रव से गैस कैसे बन रहा है? द्रव से वाष्पीकरण होने से गैस बन रही है, और गैस से ठोस बनने को हमने यहाँ पढ़ाई था निक्षेपण। सीधा गैस से ठोस तो निक्षेपण। अब इसका उल्टा, ठोस से सीधा गैस बनने को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और गैस से द्रव बनने को हम क्या बोलते हैं? संघनन। और द्रव से ठोस बनने को जमना, है ना। द्रव या बर्फ जमेगी, पानी से बर्फ कैसे बनती है? जमने के कारण। अब हम पढ़ रहे हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? अब आप देखिए, जब वाष्पीकरण क्या होता है, जैसे ही आप बर्तन रखते हैं किसी बर्नर पे, हाँ, वैसे ही
क्या होता है, उबलने तो लगता नहीं है लेकिन वाष्प बनना शुरू हो जाती है, उसी को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे ही द्रव के अणुओं को ऊष्मा मिलती है वो वाष्पित होना शुरू हो जाते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं, है ना। जैसे ही आप बर्तन को रखते हैं तो सीधा उबलने थोड़ी लगता है, लेकिन वाष्पीकरण तो शुरू हो जाता है ना, वाष्प तो आप देखते ही हैं। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, वाष्पीकरण कम ज्यादा कैसे हो सकता है, उसको प्रभावित करता है कौन, सतह क्षेत्र। सतह क्षेत्र यानी कि अगर आप बड़े चौड़े पेंदी वाला कोई बर्तन लीजिए, उसमें गर्म कीजिए पानी, और पतली पेंदी वाला, तो कौन जल्दी गर्म होगा, चौड़ा, यानी कि सतह क्षेत्र जिसका ज्यादा होगा। ठीक है, उसमें वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। अब दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि। जैसे आप तापमान अधिक कर देंगे तो जल्दी ऊष्मा मिल जाएगी, जल्दी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण तेज हो जाएगा। आर्द्रता में कमी, वायु में या वायुमंडल में विद्यमान जो जल वाष्प की मात्रा होती है, आर्द्रता होती है, अगर ये कम होगी तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। भाई कम होगी, अणुओं के बीच में जगह है जल को अवशोषित कर पाने की, तो वाष्पीकरण तेज होगा। नहीं है, आर्द्रता ज्यादा है, बारिश के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, क्यों, क्योंकि आर्द्रता ज्यादा होती है। ऐसे ही वायु की गति, जैसे कहते हैं ना कि कपड़े पंखा चला दो जल्दी सूख जाएगा, क्यों, पंखा चलाने पे जो वायु में आर्द्रता के यानी जल के कण हैं वो उड़ जाते हैं, तो जल्दी से हमारे कपड़े सूखने की संभावना बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, अब देखिए वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, इसका उदाहरण पढ़ेंगे। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो होते हैं वो अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। अब जब ऊर्जा अवशोषित हो गई, जब गर्मी अवशोषित हो गई तो ठंडी ही तो बची, इसीलिए तो हमें शीतलता लगती है ना। अब जैसे हम बर्फ का टुकड़ा हाथ पे लेते हैं तो हमें ठंडा ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि वो जो बर्फ है वो ठंडा है, और जो हमारे हाथ में हीट ज्यादा है तो वो हमारे हाथ से हीट ले रहा है। हीट अगर हमारे पास चली गई तो हमारे पास क्या, ठंडक ही तो बची। गर्मी जब चली जाती है तो ठंडी ही तो लगती है ना। वैसे ही तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं, है ना, क्यों पहनने चाहिए, क्योंकि वो हमारे, अच्छा पसीना हमें क्यों होता है गर्मी में, वो गर्मी में हमारे शरीर पे जब पसीना आ जाता है, पानी हो जाता है, फिर वो वाष्पीकृत होगा। जब वो वाष्पीकृत होगा वो हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेगा तो हमें ठंडक महसूस होगी, इसलिए हमें स्वेटिंग होती है ना। वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदलते हैं ना। अब वाष्प में बदलने के लिए ऊर्जा लेंगे, और जहां से वो ऊर्जा लेंगे वहां वो शीतलता देंगे। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूंकि सूती कपड़ों में जल अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में आप लीजिए, ग्लास में ठंडा पानी लीजिए तो उसके चारों तरफ बूंदें नजर आती हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्लास तो है ठंडा, अब उसके आसपास जो वातावरण में कण मौजूद हैं वो अपनी एनर्जी खो देते हैं उस ठंडे ग्लास के संपर्क में आने से, और जब वो अपनी एनर्जी खो देते हैं तो वो गैस से द्रव में बदल जाते हैं। तो जो उस सतह के पास के कण होते हैं वो एनर्जी अपनी खो देते हैं, इसलिए वो वहां पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए वो गिलास के किनारे पर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने शुरू में बताया था कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें से 2 अवस्थाओं का यहाँ जिक्र किया है। बस हम इसे यूं ही पढ़ लेंगे, इसे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसे आप यूं ही बस एक बार पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए, इसमें ज्यादा डीप आपको नहीं जाना। जितना आपको जरूरी था जानना उतना मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके स्टूडेंट्स।